हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से हमारी जीके की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। जीआई नहीं, अब बारी है जीके की, है ना। तो जनरल नॉलेज का जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को समझते हुए चलेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऋतिक, चिन्मय। चलिए सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि आज से हमारी जनरल नॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, रिवीजन क्लासेस। सारे चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। हमको सब कुछ पता है, आपको यह मानना है कि जितनी भी चीजें हैं सर ने पढ़ाई हैं, जो हमको बैचेस के अंदर सब कुछ पता है, बस उसको रिवाइज करना है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ताकि हमको याद आ जाए, क्योंकि आपसे पूछा वही जाएगा जो हमारा सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आएंगी रियल लाइफ से रिलेटेड, है ना। जैसे कि नॉर्मल पानी का यूज मैं हमेशा बताता हूं आपको, जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे थर्मामीटर, है ना, तो थर्मामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वाटर, तो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। जैसे आप न्यूट्रिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मतलब सिलेबस जो आपका निर्धारित है उसी के इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी। हाँ, क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, सिंपल हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी और सारी चीजों को हम कंप्लीट कराएंगे। हाँ, नोट डाउन बेटा ऐसा कीजिएगा, पहले समझते चलिए, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको पहले मैं आ चुका हूं सभी बच्चों को। हाँ, जो बच्चे नए हैं जिन, हाँ, तो थोड़ी बहुत चीजों को नोट डाउन करते चले, क्योंकि जितने भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, है ना। क्योंकि अब देखिए, जो लेक्चर से पढ़ाएंगे हम इसको रिवाइज करेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को रिवाइज करेंगे और सुनते हुए चलेंगे ताकि क्लियर हो, रिकॉल हो ना जी चीजें। हम बिल्कुल रेडी हैं। और आपको मैं एक बार सिलेबस भी दिखा दूंगा कि क्या सिलेबस है जिसको हम कवर करने वाले हैं जीके के अंतर्गत, और किस तरीके से चीजें हमारी चलेंगी, कैसे समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल रेडी है सभी बच्चे? ओके, चलिए। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से बताइए। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है? तो आज हमारा चैप्टर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल नॉलेज, और हमारे चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, साइंटिफिक डिवाइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझिए क्या है, आविष्कार। जो साइंटिफिक, जो साइंस से रिलेटेड जो आविष्कार हुए उसके आविष्कारक कौन थे, ठीक है। और जो साइंटिफिक डिवाइस है जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे साइंटिफिक डिवाइस, एसी का यूज करते हैं, गर्मी लग रही है, ठीक है, थर्मामीटर का यूज करते हैं। जब हमको बुखार होता है, हमको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है। जैसे हमको कोई छोटी चीज हो, दिख नहीं रही है, उसको देखना है, तो हम किसका, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। साइंटिफिक डिवाइस जो हमारे जीवन को सरल बना देती है ना। जीवन को सरल कार्य करने में हमारी मदद करती है, जो साइंटिफिक डिवाइस है हमारे जीवन को आसान बना देती है। और साथ में जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है, मुख्य संस्थान है, उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे और चीजों को क्लियर करते चलेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है। चलिए फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले हैं इस सिलेबस में? सिलेबस में हम पढ़ेंगे पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेंगे, कम नहीं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। बाकी तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन देखते चलिए। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, ये वाला चैप्टर कवर करेंगे। आइकन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम, सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग, है ना। उसी की हिंदी भी इधर लिखी है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, भारत के क्या प्रतीक तथा चिन्ह, भारत के प्रमुख धर्म, कला संस्कृति, डिफेंस, खेल, सुपर सेंसेस और जानवरों और मनुष्य के बीच संबंध, है ना। ये हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट, टेस्ट एंड डाइजेशन, स्वाद और पाचन, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, वाटर, माइक्रोबियल डिसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, हिस्टोरिकल मूवमेंट, है ना, मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक स्मारक, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे चले तो फूड कल्चर, हैबिटेट एंड लैंग्वेज, नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल पर्सनालिटी एंड कल्चरल अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, सबको कवर करेंगे हम। हमारा ये सिलेबस है, लेकिन हम आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो सारी चीजें कवर होंगी। एक्स्ट्रा भी चीजें हम पढ़ा देंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक बेसिक ना, जो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए नेचुरल क्लाइमिटीज है,
ठीक है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। इसके बाद लाइफ ऑफ फार्मर, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडी है सभी बच्चे? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि सर हमने सिलेबस देख लिया, हमको सिलेबस पता भी है, चलिए अब पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, हम पढ़ने के लिए रेडी है। बोलिए जल्दी से, सभी रेडी है? बिल्कुल अच्छे से। देखिए जीके का रिवीजन, मतलब पूरे क्रैश कोर्स में हमने सारे सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कराया है ना। अब जीके की बारी है, मैथ चल रहा है, बाकी चीजें हो गई माफ। ओके, बिल्कुल, चलिए रेडी हो जाइए। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है। पहले हम देख लें कुछ इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, जो साइंस के फील्ड में जो अपना योगदान दिया है, उनकी बात करें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो इंपॉर्टेंट उनकी बात करते चले तो देखेंगे हम आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, सुना होगा ना। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, हु इन्वेंटेड जीरो, खुद शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा। हिंदी में नहीं है तो बेटा हिंदी में मैं बताते चल रहा हूं ना, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। ठीक है, कणाद, कणाद एटम इज स्फेरिकल शेप, इन्होंने बताया कि एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो स्फेरिकल मतलब गोलाकार आकार में होता है। लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम भी इन्होंने दिया, मतलब इन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे आप लॉ ऑफ मोशन में कहेंगे कि हमने तो केवल न्यूटन का पढ़ा गति का नियम, ठीक है, लेकिन कणाद ने भी इसको बताया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ मोशन गति का नियम किसका है, तो हमको आंसर वहां पे न्यूटन लगाना है, लेकिन इन्होंने भी क्या है उनके में बताया था शुरू में, बहुत ही पहले ही। ठीक है ना। इसका देखिए, ब्रह्मगुप्त एक्सटेंसिव रूल टू कंप्यूट जीरो, कंप्यूट जीरो मतलब कि शून्य की गणना के लिए व्यापक नियम, शून्य की गणना के लिए व्यापक नियम इन्होंने दिया ब्रह्मगुप्त ने, है ना। इसके बाद चरक की बात होगी तो चरक संहिता, जिसमें आयुर्वेद से संबंधित बताई गई है, जो आयुर्वेद से संबंधित है। तो चरक ने किसकी चरक संहिता के लेखक कौन है, ऑथर कौन है पूछा जाए तो महर्षि चरक, याद रखिएगा। इसके बाद सुश्रुत, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड सर्जरी, अगर पूछा जाए फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया हो जाएंगे आपके सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? सुश्रुत के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आइडिया है? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कशिश बताऊंगा मैं जब शेप ऑफ अर्थ में पहुंचेंगे, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर करते चलूं क्योंकि हमको रिवाइज करना है ना। जैसे हमने लेक्चर्स में आपको सब कुछ बता रखा है, यहाँ पे हम चीजों को रिवाइज करेंगे, सब चैप्टर में आपको मैं क्लियर करते चलूंगा। देखिए, आर्यभट्ट, सोने की खोज, खड़ाद, मतलब बताया उन्होंने परमाणु जो होता है आपका गोलाकार आकार में, तो ब्रह्मगुप्त एक्सटेंसिव रूल टू कंप्यूट जीरो मतलब शून्य की गणना के लिए व्यापक नियम, चरक, चरक संहिता आयुर्वेद से related, सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी, या फिर फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक और देख लें जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, तो डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में सन 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल नोबेल इन फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद बात करें हम सीवी रमन को किसमें मिला था? रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने 28 फरवरी को की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, जरा मुझे बताइए। अच्छा, अभी भी याद है, बहुत बढ़िया, अभी भी याद है, बैच में पढ़ाया था, अभी भी याद है, बहुत बढ़िया। उसी को रिवाइज तो करना है ना, कुछ अलग से थोड़ी आता है पेपर में, बताइए, यही सब आएगा। बताइए, रमन मतलब मैंने पूछा नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, 28 फरवरी, वेरी गुड। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन क्या है उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में 1930 में। इसके बाद बात करें एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, तो थ्योरेटिकली स्टडीड टू द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार, मतलब कि इन्होंने तारों के विकास के बारे में अध्ययन किया था। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दुनिया का? ये है नोबेल पुरस्कार, है ना। इनको भी 1983 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद बात करें वेंकट रमन रामकृष्णन,
क्या नाम है, वेंकटरमन रामकृष्णन, और स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना और उसकी कार्यशैली के लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2009 में। तो याद रखिए जो इंडियन साइंटिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी लिस्ट मैंने लिख दी और किस फील्ड में मिला ये भी। सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार 1930 में। इसके बाद है एस चंद्रशेखर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1983 में फिजिक्स के फील्ड। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था 2009 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के फील्ड में, क्यों, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के लिए, ठीक है। चलिए अब चलिए वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस। अब याद रखिए, ये याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे लिए क्या क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, घड़ी की खोज किसने की, रेडियो की खोज किसने की, ठीक है, थर्मामीटर की खोज किसने की। मन में आता है ना सवाल कि हमको सब कुछ पता होना चाहिए, तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पे इन्वेंशंस है, वहां पे साइंटिस्ट नेम जो इन्वेंटर्स हैं उनकी लिस्ट होगी। चलिए देखिए, अब देखते चलते। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, तो बताइए किसने की। विद्युत बल्ब की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात नहीं हो रही कि आप बोलेंगे थॉमस अल्वा एडिसन, यहां बात हो रही है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा, ठीक है। इसका घड़ी की खोज किसने की, घड़ी की खोज पीटर हेनली, ठीक है। रेडियो, रेडियो की खोज जी मार्कोनी। पता सब कुछ है, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, एक जगह सारी चीजें मिल रही। सबसे जरूरी क्या होता है कि हमको जो चैप्टर पढ़ना है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट हमको एक जगह पढ़ाया जाए तो ज्यादा हमको मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि आधा इधर मिल रहा आधा उधर, ऐसा इस तरीके की नहीं, सारी चीजें एक जगह अच्छे से पढ़ाई जाए तो बिल्कुल मजा आ जाता है, ठीक है। इसका देखिए, रेडियो जी मार्कोनी, थर्मामीटर की खोज किसने की, फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन, तो मैं स्टार लगाता जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए, दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली, दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली। इसका देखिए, ऑटोमोबाइल कार्स, उनकी खोज किसने की, कार्ल ब्रेंज ने, ठीक है। इसके बाद देखिए, हवाई जहाज एयरप्लेन की बात करें तो राइट ब्रदर्स, सभी को पता होता है, ये क्वेश्चन सभी को पता होता है। इसके बाद देखें, कैमरा, कैमरे की खोज किसने की, एन निएप्स, एन निएप्स, एन निएप्स। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया जल्दी से कीजिए। क्या हो गया बेटा, क्या है, सब पता है बिल्कुल। अच्छा क्या पूछ रहे बेटा, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम बेटा जो कोशिका के अंदर, जो कोशिका सेल्स होती है ना, सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, ठीक है। कोशिका जो सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है ना। चलिए ये हो गया। इसका नेक्स्ट देखें, अब देखिए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कूपर। देखिए जिसमें आप अभी लेक्चर देख रहे हैं, अगर मार्टिन कूपर नहीं होते तो बताइए क्या स्थिति होती आपकी। मार्टिन कूपर नहीं होते तो आप मोबाइल नहीं चला पाते, है ना, मोबाइल नहीं चला पाते। हाँ, मिसाइल मैन किनको कहा जाता है, बिल्कुल बताऊंगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, सब कुछ सिखाऊंगा, वेट कीजिए, है ना। देखिए मार्टिन कूपर का कितना योगदान है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड, ओके। कैलकुलेटर ब्रैज पास्कल, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का आविष्कार विलियम कॉलिन ने किया। इसके बाद देखिए एसी की बात करें तो एसीएम विल्स कैरियर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने। आशुतोष एक बार वापस से कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके देखें हम आगे, टेलीफोन ग्राहम बेल, याद रखिएगा। बॉल पेन जे जे लाउड,
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। हाँ, मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम समझते चलिए। वैक्सीन, एडवर्ड जेनर। ठीक है, कौन वैक्सीन की बात हो रही? टीकाकरण की खोज किसने की, है ना? अब पोलियो के टीके की खोज किसने की? आप क्या आएगा? इसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये अलग बात हो गई। हमने बोला आपको क्या कि केवल टीकाकरण, अगर बोला जाए वैक्सीनेशन, वैक्सीन की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन। ठीक है, इसके साइकिल, साइकिल की खोज की के मैकमिलन ने। ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए आपको ज्यादा टर्म जो होते हैं, कुछ बड़े बड़े टर्म, उसको समझने उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो जितना भी सिलेबस उसके हिसाब से, बस मैंने क्या है एक्स्ट्रा जानकारी दे दी आपको, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए, 1% चांस है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए कि किसने खोज की थी। ठीक है ना? चलिए, माइकल फैराडे। इसका सिस्मोग्राफ, ये हो गया जॉन मिल ने। सिस्मोग्राफ में पता है, सिस्मोग्राफ के अंदर सिस्मोमीटर होता है, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आशुतोष, जो गैस पर कहा मिल, ये तो आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा बेटा, है ना? और बाकी मैं नॉर्मल आपका जहां पे आप सभी ने क्रैश कोर्स में इनरोल कर रखा है ना, वहां पे आप जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी बच्चे को मिल भी गए होंगे, है ना? सिस्मोग्राफी हो गया। इसका देखिए प्रिंटिंग प्रेस, तो क्या है? जोहान्स गुटेनबर्ग। याद रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ओके, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो फिर बढ़ा जाए आगे की ओर। नेक्स्ट देखें, अब हम देखेंगे कुछ साइंटिफिक डिवाइस और उनके डेली लाइफ में यूज, मतलब ऐसे यूज जो हमारे जीवन के जितना भी वर्क है, काम है, उसको जीवन को आसान कर देते हैं। अब साइंटिफिक डिवाइस है, बड़े बड़े आविष्कार हो गए, जैसे आप समझिए बड़े बड़े आविष्कार की यहां पे हम बात करें तो कैसे आविष्कार? जैसे पहले हमको घर बनाना है, तो हमको जैसे कोई आदमी है, मजदूर है, ठीक है, तो क्या कर, ईंटे को लेकर बार बार, देखिए थर्ड फ्लोर पे जा रहा है, बार बार ईंटें उठा के, एक बार में ज्यादा ईंट लेके नहीं जा पा रहा, ब्रिक्स लेके जाना है, ब्रिक्स से अब ऊपर लेके जाना, बार बार उसको मेहनत लग रही है। अब क्या हो रहा है? एक बार आपने मशीन में ईंटें रखे, सीधे ईंटें ऊपर, थर्ड फ्लोर में पहुंचा ना, सीधा थर्ड फ्लोर में पहुंच गया, 2 मिनट का काम है। वरना ऐसा होगा कि आप, मतलब उस चीज में साइंटिफिक डिवाइस की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता? बार बार इंसानों की मेहनत बढ़ जाती, बार बार मान के चलिए ईंट लेके जाते, सीमेंट लेके ऊपर जाते, उतने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती, समय भी ज्यादा लगता। अब इससे क्या हो रही? जो साइंटिफिक डिवाइस आए हैं, साइंटिफिक डिवाइस से हुई है समय की बचत, और समय की बचत हुई है तो बिल्कुल यूजफुल है। समझ में आ रहा है ना? समय की बचत हुई है। अब देखिए ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा होगा बाइक में, कार में, ठीक है, ओडोमीटर लगा। ओडोमीटर मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे आज गाड़ी बिल्कुल नई है, 0 से स्टार्ट हुई, और आप गए कहीं 25 किलोमीटर दूर और 25 किलोमीटर वापस आ गए, तो टोटल 50 मीटर। ठीक है, मतलब कि जो आपके गाड़ी की जो पहिए हैं उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, किसी वाहन के टायर द्वारा तय की गई डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टायर ऑफ व्हीकल, तो वही है ओडोमीटर। ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या होगा? कितनी स्पीड में चल रहे हैं आप। जैसे आपके पापा बोलते हैं ना, अभी मैं 60 की स्पीड में हूं, अभी 50 की स्पीड में हूं, अभी 40 की स्पीड में, वो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। सुना होगा ना आपने? चलिए, इसका देखिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है? तुंगत मापी, मतलब समुद्र तल से ऊपर किसी हवाई जहाज की ऊंचाई। अल्टीमीटर, अल्टीट्यूड बोलते हैं ना, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो क्या हो गया? समुद्र तल से ऊपर किसी हवाई जहाज की ऊंचाई के लिए हम अल्टीमीटर की। ऑडियोमीटर, स्पीड ऑफ साउंड। ऑडियोमीटर का यूज करते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए। इसका देखिए ऑरिस्कोप, तो कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र। ठीक है, ऑरिस्कोप क्या है? एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर, कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला। पूछा जाए कि ऑरिस्कोप का क्या यूज है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसका देखिए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है बेटा? स्पीडोमीटर मतलब जो व्हीकल है, जो भी है, बाइक है, ठीक है, कार है, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड में आप चल रहे हैं।
ओके, आयुष कुंडू कर दिया जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। इसका देखिए फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फोटोमीटर हम करते हैं, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिवाइस एंड देयर यूजेस, फिर से आगे वही है। तो कंपास बॉक्स का यूज, ठीक है, किसी भी स्थान पर हमको डायरेक्शन का पता करना है, ठीक है। इंडिकेट डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, बताइए जो कंपास बॉक्स है कौन से दिशा में आकर ठहरता है, जो कंपास बॉक्स होता है हमको कौन सी दिशा बताता है, जरा बताइए, जल्दी से बताइए। नक्श, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्पीडोमीटर का आप वो बना रहे हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, क्वेश्चन है आप सभी के लिए। उत्तर दिशा, ठीक ठीक। इसका देखिए कार्डियोग्राम, तो मेजर हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन, जो कार्डियोग्राम होता है मानव दिल की धड़कन को मापने वाला यंत्र है। डायनामो, डायनामो मतलब समझिए जनरेटर, आपने देखा होगा ना शादी वगैरह में देखा होगा जनरेटर, उसी को क्या कहते हैं हम, डायनामो। विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर को ही क्या है, डायनामो कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे कि हमने उसमें फ्यूल डाला, डीजल डाला जनरेटर में, तो हमको बिजली देगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या है, तो लैक्टोमीटर बेटा क्या करता है, दूध की शुद्धता, ठीक है, दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र है। उसकी प्योरिटी की बात हो, ठीक है, उसकी डेंसिटी की बात हो, उसको मेजर करने वाला, उसकी क्वालिटी की बात हो, मेजर करने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। दूध की प्योरिटी, क्वालिटी और डेंसिटी मेजर करने वाला इस कौन सा है, लैक्टोमीटर, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए माइक्रोफोन। अब आपने माइक्रोफोन देखा होगा, जैसे देखिए ये माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का क्या यूज है, ये क्या करता है आपका, जो भी साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करता है। लेकिन जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में आवाज आ रही है ना आपको, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक वेव है उसको साउंड वेव में चेंज करता है, जबकि माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करता है। चलिए एमके सिंह, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा कि जो मॉडल पेपर आपको मिले थे वो है या नहीं, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, 3 ही आया मॉडल पेपर बोल रहे हैं, चलिए आ जाएगा बेटा, और आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए आर्यन, मैं मैथ्स का बोल दूंगा, जो भी क्लासेस हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने, घबराइए मत, आज मैं बोल दूंगा, ठीक है सर को। चलिए ये देखिए, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव। इसका पॉलीग्राफ मतलब देखिए, झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर, है ना। आपसे मैं पूछूं, अच्छा मुझे ये बताइए, दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, दिन में कितनी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं डेली दिन में। अभी एग्जाम नजदीक है, कौन कौन बच्चे हैं ऐसे जो 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं दिन भर में, जरा बताइए, देखूं मैं भी, जल्दी बताइए। मेरे पास अभी पॉलीग्राफ है बेटा, लाई डिटेक्टर टूल, तुरंत पता कर लूंगा कि कौन बच्चा बोल रहा है झूठ, है ना। झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ। आयुष कुंडू कह रहे हैं 12 घंटे, गुड़िया 7 घंटे, सूरज 5 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, ऋतिक 11 घंटे, स्कूल भी जाते हैं साथ में। देखिए अभी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है अभी जाना जरूरी, जैसे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं अलग बात है, और स्कूल जाना जरूरी है तो बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर स्कूल नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपका फोकस है कि हम सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना ही चाहते हैं, लास्ट लास्ट अब एग्जाम का समय है, तो लगभग समझिए पूरा सेशन कंप्लीट है,
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अभी आप स्कूल थोड़ा स्किप कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना। सिंपल सी बात है, अगर अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट लेकर आना है तो। अगर जरूरी है तो बिल्कुल जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूरी है तो बिल्कुल जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से मेहनत करते, कोई 10 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 8 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया। इसके देखिए, अमीटर ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की परिमाण मापने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर का यूज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका देखिए, वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट। वोल्ट मीटर का यूज करते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए। पावर के लिए किसका यूज करेंगे, वाट मीटर का। ठीक है, वाट मीटर का यूज करेंगे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, इसका देखिए गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्या करेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो पहले देखिए, अमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो वाट मीटर होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज मैंने आपको बताया ना, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी में उसकी मैग्नीट्यूड, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने और इसको रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि जो सिस्मोग्राफ होता है उसके अंदर होता है सिस्मोमीटर, उसके द्वारा बताया जाता है आपको कि भूकंप की तीव्रता क्या थी। और जो रिक्टर स्केल होता है बेटा, वो आपको यह बताता है कि भूकंप किस प्रकार, किस तीव्रता का था। ठीक है, मतलब कि 5 से 6 रिक्टर स्केल का था, मतलब इतना ज्यादा विध्वंसकारी था। 6 से 7 था तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ, वो उस हिसाब से रेट करता है ना। आएगा तो बताऊंगा आदित्य। ठीक है, इसका ग्रामोफोन देखें, तो इसका उपयोग क्यों करते हैं हम, ग्रामोफोन का यूज रिकॉर्ड की गई ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए। जो भी ध्वनि हमने, जो भी साउंड हमने रिकॉर्ड किया था उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इट यूज टू रिप्रोड्यूस रिकॉर्डेड साउंड, उसके लिए हम करते हैं ग्रामोफोन का यूज, याद रखिएगा। इसका देखिए मनोमीटर, मनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, एक होता है देखिए, अगर बोला जाए बैरोमीटर का यूज तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, लेकिन अगर बात करें मनोमीटर के लिए तो इसका उपयोग करते हैं मेजरिंग प्रेशर ऑन गैसेस। ठीक है, गैसों के दबाव को मेजर करने के लिए हम मनोमीटर का यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर किसने किसने देखा है, हाँ 17 दिन ही एग्जाम बचे हुए हैं, देख लीजिए। अब बताइए ट्रांसफार्मर किसने किसने देखा अपने घर के आसपास, बताइए। हाँ बगल में है, वो क्या करता है, हाई वोल्टेज हाँ को लो वोल्टेज में चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फेदोमीटर इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, थर्मामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, फेदोमीटर आ सकता है। ठीक है, तो क्या है, महासागर। ठीक है, मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन एंड सी, मतलब महासागर सागर की गहराई को मेजर करने के लिए फेदोमीटर। इसके बाद है एंडोस्कोप, एंडोस्कोप मतलब शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए। ठीक है, एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। और आपको एयर स्कोप कौन सा बताया था, ऑरोस्कोप जब कान के लिए, लेकिन एंडोस्कोप मतलब शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए, एग्जामिन के लिए हम एंडोस्कोप का यूज करते हैं। एंडोस्कोपी होता है ना, ठीक है, जैसा पेट में दिक्कत होती है तो एक यहाँ पे मच जाती है एंडोस्कोपी, मतलब यहाँ क्या दिक्कत है चेक करने के लिए एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, सुना है ना। चलिए इसका देखिए स्पेग्नोमोनोमीटर। स्पेग्नोमोनोमीटर क्या है, ये रक्तचाप को मेजर करता है, मतलब मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम स्पेग्नोमोनोमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए पेरिस्कोप, अब ये पेरिस्कोप याद रखिए, तो क्या होता है पेरिस्कोप का यूज, जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे हैं, ठीक है, पानी के नीचे है, अब आपको जो भी चीज है उसको चाहिए कि हम इस एंगल पे देख पाए, तो जो भी फोटो होती है, जो भी चीज है, वस्तुओं को देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप देखिए, आप पानी के नीचे हैं और आपको देखना है कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं आ रहा है, पानी के जहाज, तो आप ऐसे
पेरिस्कोप सेट करते हैं, जो इस एंगल पे ऐसा रखेंगे, इस एंगल पे 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे आपको वहां पे वो दिखाएगा सामने का। या फिर देखिए आप गहराई में है, ठीक है, और आपको देखना है कि कोई दुश्मन आक्रमणकारी तो नहीं आ रहा है, तो आप पेरिस्कोप का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप समझिए, ऐसा मैं समझाऊं आपको, एक बॉर्डर जैसा है, ठीक है, और आप ऊंचाई से नीचे हैं और आपको देखना है कि ऊंचाई पे कोई कुछ थोड़ी हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? पेरिस्कोप का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, अलाउस वीविंग ऑफ, क्या है? विंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिडन और सबमर्ज पोजिशन इन सबमरीन, मतलब एक छिपी या पानी के नीचे की स्थिति से वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। अलग अलग एंगल क्रिएट करता है ये पेरिस्कोप, ताकि हम चीजों को देख सके और वो हमको ना देख पाए कि हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए सामने कोई आ रहा है, उसको हम सामने से ऐसा देख रहे हैं तो क्लियर। अगर उसी चीज को हम छुप कर देखें, ठीक है, ऐसे जगह में हम सेट करें पेरिस्कोप की, वो डायरेक्ट हमको दिखाई दे क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, तो है ना? बस। आदेश आर्या लेट होंगे बेटा, मेरे पास है पेरिस्कोप। अच्छा उज्जवल आपके पास है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इंडियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले। हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? जो इंडियन साइंटिस्ट थे नोबेल पुरस्कार करने वाले, इसके बाद और जो नॉर्मल भी जो साइंटिस्ट थे इंडियन साइंटिस्ट, उनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा जो भी जो अपने वैज्ञानिक उपकरण थे, उनकी खोज जिसने की, उनके नाम पढ़ लिए। और जो साइंटिफिक डिवाइस थी, उनके यूज डेली लाइफ में क्या यूजेस है, ये देख लिया। अब हम न्यूक्लियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, वैज्ञानिक जो संस्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कौन कौन से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो देखें कुछ जो इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो नई नई खोजें करते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके अलग अलग काम होंगे। जैसे देखिए पहला, हाँ मैं इनको बताऊंगा, डिटेल में ही बताऊंगा बेटा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो समझिए अंतरिक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च मतलब अंतरिक्ष के फील्ड में जितनी भी जो खोजें होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अग्रणी संस्था है, वो कौन है? इसरो। ठीक है, देखा होगा आपने अभी चंद्रयान 3 मिशन हो, या मंगलयान का मिशन हो, या फिर कुछ नई करनी हो स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, तो इसरो का योगदान महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। इसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बताइए, ये हो गया CSIR। तो अगर हम बात करें CSIR की, तो ये अगर बात करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में सबसे ऊपर लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे बड़ा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? क्योंकि देखिए ये तो केवल आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष से संबंधित, लेकिन ये हर फील्ड में, देखिए कोरोना टाइम से लेके हर फील्ड में CSIR जो है वो अपना योगदान देता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। हिंदी में उतना ही सिंपल सा, देखिए आपका ये जी, आप नॉर्मल कुछ चीजों को आपको हिंदी इंग्लिश में ही याद करना चाहिए, है ना? जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, इस तरीके से। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा ये, ठीक है। इसका देखिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भाभा, इसके बाद बार्क है तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अभी उनके बारे में डिटेल बताऊंगा, घबराई मत, है ना। इसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। TIFR, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। इसके बाद है NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो ये कुछ मतलब संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साइंटिफिक मतलब साइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है और हमारे देश की प्रगति कर रही है और देश को हमारे आगे ले जा रही है ना। चलिए अब देखिए उनके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR,
तो देखिए उसका जो स्टेब्लिशमेंट मतलब की स्थापना हुई थी 1929 में, हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब इसका आईसीआर एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो इसका है कि जो फार्मर है और जो फार्मिंग की जो तरीके हैं, मतलब जो किसान है और किसान जिस हिसाब से खेती करते हैं उनको हम क्या करें, टेक्नोलॉजी से, साइंस से जोड़ा जाए, उससे जोड़ें और नए नए इनोवेशन करें, नए तरीके से थोड़ा खेती को बढ़ावा दे, मतलब ताकि उनकी समय की बचत हो और जो पैदावार हो वो ज्यादा हो। ठीक है, मतलब जो समझिए खेती के तरीके उसको साइंस से जोड़ना है, नए नए इनोवेशन करना है जिनके मदद से हमको खेती करना है। ये है आईसीआर, इनका जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका देखिए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनकी स्थापना हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, मतलब मेडिकल बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है उनको बढ़ावा देना। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई जी। आपको बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा बेटा, अभी जितने क्वेश्चन होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, घबराइए मत, है ना। अभी इसके बाद 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे हम, 100 क्वेश्चन भी मिलेंगी, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल मजा आएगा। इसका देखिए CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें क्या है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब जो साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से संबंधित, और यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके लिए मुख्य ऑब्जेक्टिव है। इसका देखिए बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, देखिए बाकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टेब्लिशमेंट याद रखिए, एग्रीकल्चर 1929 वाला, मेडिकल 1911, CSIR 1942। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में बार्क, इसके फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा जी ने, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका देखें TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना 1 जून 1945 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फाउंडिंग डायरेक्टर उसके कौन थे, होमी जहांगीर भाभा जी। बार क्या है, होमी जहांगीर भाभा वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ये नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, जो होमी जहांगीर भाभा थे वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले। ठीक है, मतलब भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर भाभा जी, याद रखिएगा बेटा। कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, बताइए लेट करेंगे तो कैसे होगा, अब इतना हमको जीके भी पढ़ना है, आप सभी जुड़ेंगे नहीं। बेटा देखिए, सर नोट भी करना, हिंदी, हिंदी में तो बताया ना, CSIR बेटा, जैसे CSIR है, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक है तो वैज्ञानिक, और इंडस्ट्रियल है तो औद्योगिक। ठीक है, रिसर्च मतलब अनुसंधान और काउंसिल मतलब परिषद। तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, है ना। इस तरीके, हिंदी तो उसकी क्लियर है, हाँ हिंदी हो जाएगी। अच्छा, स्कूल नहीं जाते हैं, अच्छा चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO की। किसकी बात करने वाले हैं हम, DRDO की। ठीक है, तो DRDO का की आपको क्या क्या याद रखना है, स्थापना याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, DRDO की स्थापना क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल क्या है, स्टैंड ओरिजिन इन साइंस, विज्ञान ही क्या है, बल का मूल है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। अब देखिए, अब ये जो आपका जो DRDO है बेटा, ये डिफेंस रिसर्च नाम ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझिए जितने भी डिफेंस रिलेटेड जो देखा वो वेपन्स वगैरह है सब, इनका काम उससे रिलेटेड जो खोज हो रही है, नए नए डेवलप हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनका काम जो होता है DRDO का होता है। ठीक है, DRDO धीरे धीरे अलग अलग फील्ड में भी आगे आ रही है। ठीक है, नए नए चीजों को डेवलपमेंट करना। तो देखिए लिखा हुआ
R&D विंग मतलब कि रिसर्च, R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान करना और उसको विकास करना। विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, फलस्य मूलम विज्ञानम। सबसे बड़ा पावर प्लांट पूछ रहे हैं बेटा, तो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है कौन सा? कुडुकुलम, है ना। और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना पूछा जाएगा तो आ जाएगा तारापुर। ठीक है ना। चलिए हिंदी में अनुवाद करें। देखिए R&D का मतलब मैंने बोला ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब स्थापना? 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। याद रखिएगा, पूछा जाएगा मोटो। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और एक चीज आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, अभी इसके हेड कौन है? ठीक है, बताना है। करंट में चीफ कौन है डीआरडीओ के? ये आपके लिए होमवर्क रहा, मैं कल देखूंगा। एक तो आपको बताना है डीआरडीओ के हेड कौन है, और एक आपको बताना है इसरो के अभी प्रेजेंट में हेड कौन है। मतलब कि डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है और इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। कल मैं चेक करूंगा सभी बच्चों के होमवर्क। अब देखिए, अब बात करेंगे सक्सेसफुल मिशन की, तो बात करेंगे सक्सेसफुल मिशन ऑफ इसरो कि इसरो ने कौन कौन से सक्सेसफुल मिशन दिए। यहां पे हम मंगलयान की बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 2 की। सब सुन रखा हो ना आपने, विक्रम लैंडर के बारे में सुना होगा, प्रज्ञान रोवर के बारे में सुना होगा। ये सब चीजें क्या है? और जो इसरो के अंतर्गत पढ़ेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं वो कैसे जाती है सैटेलाइट, रॉकेट क्या होता है, ठीक है, कुछ लॉन्चिंग व्हीकल्स भी होते हैं, तो लॉन्चिंग व्हीकल्स कैसे काम करते हैं। क्या हमको सैटेलाइट को भेजना है तो डायरेक्ट सैटेलाइट नहीं भेज सकते क्या? उसको जरूरी है क्या आपको रॉकेट के द्वारा भेजना, या फिर उसमें हमको लॉन्चिंग व्हीकल का यूज क्यों करना पड़ता है? लॉन्चिंग व्हीकल अलग अलग टाइप के होते हैं। इसरो का मेन काम क्या है, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सब कुछ यहां पे आपको मैं क्लियर करूंगा। बिल्कुल अच्छे से सुनते चलिएगा, सारी चीजें होंगी क्लियर। सारे जो सक्सेसफुल मिशन उनकी बात करेंगे, पहले हम बात कर ले इसरो की। ठीक है, चलिए इसरो की बात कर ले फिर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। डीआरडीओ की स्थापना 1958, लेकिन अगर इसरो की बात हो तो 1969, 15 अगस्त 1969। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब समझिए अंतरिक्ष के फील्ड में काम करने वाली सबसे भारत की, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी, सबसे जो लीडर, फ्रंट लीडर जो कंपनी मतलब फ्रंट लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। ठीक है, अंतरिक्ष फील्ड में। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर। जैसे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां था? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर था आपका कहां था बताइए? न्यू दिल्ली में। और इसका है बेंगलोर में। अच्छा, इसरो की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। इसका देखिए, इसका मोटो क्या है? जैसे वहां मोटो क्या था? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम, डीआरडीओ। लेकिन अगर इसरो का मोटो पूछा जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये हो गया। चलिए अब बात करें, अब यहां पे बात जब आ चुकी है फाउंडर्स की, जैसे यहां पे इसरो की बात हुई, तो इसरो इसरो की खोज किसने की थी? ठीक है, इसरो की स्थापना किसने की? विक्रम साराभाई। उनके बारे में पहले जान ले, उनके बारे में हम जान लेते हैं पहले। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिजिक्स, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर, मतलब कि एक भौतिकवादी थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे वो। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए आप सभी, एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या आंसर आएगा?
उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ मैं पूछूंगा, आ रहा हूं। ये कल का होमवर्क है। चीफ ऑफ इंडियन स्पेस, हम्म, ठीक, इंडियन, हाँ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो के आपको चीफ बताना है आपको, और डीआरडीओ के हेड कौन है, मतलब कि दोनों के अध्यक्ष बताना है वर्तमान में। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी होता है बेटा, वो क्या होता है? खगोल विज्ञान, जो तारों के बारे में, नक्षत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। और जबकि जो एस्ट्रोलॉजी होता है प्रिडिक्शन बेस्ड, जैसे प्रिडिक्शन किया जाएगा कि जैसे होता है ना, एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हाँ ज्योतिषी, बहुत बढ़िया ऋतिक। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान, और एस्ट्रोलॉजी का मीन्स होता है ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिषी। ठीक है ना, जिसमें प्रिडिक्शन किया जाता है कि आगे ये होगा, 2 साल में आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, है ना, ऐसा। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका, बस यही। तो देखिए, ये भी एक खगोल वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 को। 1962 यानी 1962 में उनको शांति स्वरूप भटनागर पदक, 1966 में पद्म विभूषण, 1972 में पद्म पद्म अच्छा 1966 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण, मरने के बाद उनको मिला। तो देखिए, पहले इसरो के क्या थे ये? ठीक है, हाँ, फाउंडर यही है, इसरो के फाउंडर, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात हो तो विक्रम साराभाई। और जो पहले हम इसरो को किस नाम से जानते थे? पहले हम इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जानते थे, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, ठीक है, उन्होंने सोचा कि आगे इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इसरो की स्थापना की गई कब? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का गठन कब हुआ? 1969। देखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। होमवर्क है बेटा, आपको बताना है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, और जो ये इसरो को पहले किसके नाम से जाना जाता है? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसे क्या है? डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता से 1962 में क्या किया गया था? इसकी सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसी को क्या है, इसरो का नाम दे दिया गया। कब? 15 अगस्त 1970 को। ठीक है, इसरो के रूप में, इसको इसरो के रूप में गठन किया गया। चलिए, अब इससे पहले हम देखा था होमी जहांगीर भाभा के बारे में। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहले हमने देखा फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब बात होगी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो इन्हें किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा जी। उनका डेट ऑफ बर्थ देखिए, 30 अक्टूबर 1909। ठीक है, एडम्स प्राइज 1942 में, पद्म भूषण 1954 में उनको मिला। फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल में आया है। फाउंडिंग डायरेक्टर एंड द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, बताया ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। देखिएगा, अभी बताता हूं मैं। ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, TIFR स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1 जून 1945 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडिंग डायरेक्टर है होमी जहांगीर भाभा जी। नोट कीजिए, हम सारी चीजें पता होना चाहिए, बिल्कुल कम है, और जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए, ये हो गया। फाउंडर ऑफ बार्क, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कब हुई थी स्थापना? 1954 में। याद कराया ना, याद कीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आप यार TIFR के बारे में याद रखिए। बार्क के फाउंडिंग डायरेक्टर थे, उस फाउंडर थे बार्क के, फाउंडर थे, उसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे TIFR। ठीक है, टाटा एटॉमिक, क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट देखिए, अब हो गया, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा जी। इसका देखिए, होमी जहांगीर भाभा वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। ये भी बता चुका हूं मैं, ये भी बता चुका हूं कि भारतीय
हाँ, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी थे। अगर पूछा जाए तो गलती नहीं करनी है हमको। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल, जो मुख्य पावर प्लांट है, जो किंग है, उनकी हम बात करेंगे। अब उसमें देख लेंगे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है ना? न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर। किस तरीके से होता है? कौन सा पावर प्लांट सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनकी हम बात करने वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो आपका बताइए कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, किस राज्य में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या पूछा है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। ठीक है, कोई पावर प्लांट दिया जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सारी चीजों को एक जगह संजो दिया गया। पढ़ा सब कुछ है, बस एक जगह सारी चीजों को आपको यहाँ पे संजो कर दिया जाएगा। मतलब समझिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी जब सारा सिलेबस एक जगह मिल जाएगा। दिक्कत किस काम की, जरा बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यह है उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1991 यानी कि 1991। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ है? राजस्थान में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, ये सब हमको नहीं जानना है। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसका देखिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये देखें तो ये क्या है? ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये लिखा है ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, मतलब सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा है? ये है आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये बिल्कुल बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका देखिए मद्रास, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ये है तमिलनाडु में। इसका नेक्स्ट है कुडुकुलम। बेटा कुडुकुलम, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। ठीक है, इसका देखिए काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहां है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहां है? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में। तो याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इतना ही आपको पढ़ने, साथ ही है जो ऑपरेशनल है, मेन है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आप लोकेशन देख लीजिए, कहां कहां पे है, किस राज्य में स्थित है, और कब स्टैब्लिशमेंट, कब स्थापना हुई थी। और जो दो फैक्ट है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए, नोट हो जाए तो मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आपको मैं समय दे रहा हूं। क्या हो गया? हिंदी में, हिंदी मीडियम। बेटा बस इसको लिखना है। देखिए हिंदी में लिखिए नरोरा, और क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब समझिए ये बात हो रही है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, बस नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रावत भाटा तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बस ऐसा लिखिए ना कि ये कहाँ है। तो कुछ चीजें थोड़ी देखिए, आप सब सैनिक स्कूल में जाएंगे, थोड़ी चीजें इंग्लिश में तो आनी चाहिए। तो बस आपको मैं समझा किसमें रहा हूं, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म यूज कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चीजें लिखी हुई हैं तो थोड़ा उसको समझिए कि नरोरा है। ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ऊर्जा संयंत्र पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं बेटा कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो क्या? देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली उत्पन्न करते हैं, है ना? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर, हाँ ठीक, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, चलिए हाँ, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा भाप उत्पन्न हो रहा है, फिर भाप से टरबाइन बना, टरबाइन में कर क्या है? बिजली उत्पन्न की जाती है। अब देखिए
इंडियन स्पेस सेंटर्स एंड स्पेस एजेंसीज के बारे में हम देखेंगे। मतलब समझिए, अब जो हमको सैटेलाइट भेजना है स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि अब इतना सैटेलाइट तो छोटा सा है, उसको हम भेज दें डायरेक्ट? नहीं, उसके लिए हमको रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। लॉन्च व्हीकल में अब रॉकेट को रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ऊपर की तरफ रॉकेट जाएगा, फिर कुछ दूर तक जाएगा, फिर रॉकेट वापस आ जाएगा, तो मतलब डिप्लॉय हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। इसका जो मेन है, जो सैटेलाइट है, जो हम चीज भेजे हैं, जैसे उसमें लैंडर भेज दिया, रोवर भेज दिया, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जिस जिस भी जहां भी भेजना उसकी कक्षा में घूमेगा, फिर धीरे से वो भी चीजें अलग होंगी, फिर जो जरूरी है वो एग्जामिन करेगा वहां के क्षेत्र का। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट। मतलब ये वो लोकेशंस हैं, ठीक है, जहां से प्रक्षेपण केंद्र है, स्पेस एजेंसीज है और इंस्टीट्यूट है, जहां से जो मिशंस होते हैं उनको किया जाता है। जैसे कि चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, है ना। ये क्या है समझिए आपका, हाँ, लॉन्चिंग पैड, बिल्कुल। स्पेस एजेंसी से सेंटर है जहां से जो मिशन है उसको किया जाता है ना। गुड़िया एक बार पीछे फिर से चलिए, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखें अब, इसरो इज रिस्पॉन्सिबल, वही मैं जो बता चुका हूं आपको कि स्पेस एजेंसीज लॉन्चिंग होते हैं कहां से, जहां से जो मिशन को है लॉन्च किया जाता है ना। जैसे हमारा चंद्रयान 3 है, तो उसको कहां से लॉन्च किया जा रहा है? हमको भेजना है, ठीक है। हमको अपना क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल रखना है, फिर रॉकेट रखना है, रॉकेट के अंदर जो भी हमको सैटेलाइट भेजना है दूसरे ग्रह पर या उपग्रह पर, ठीक है, वहां के एग्जामिन करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसेस होता है, यहां से लॉन्चिंग सेंटर से क्या है, लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉन्चिंग सेंटर जो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ? श्रीहरिकोटा में। तो ये दोनों है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को नोट कर लिया। अब मुख्यतः जो लॉन्च पैड के रूप में यूज होता है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसको कहा जाता है शॉर्टकट में HDSC। HDSC लॉन्चिंग सेंटर की बात हो रही है ना। और देखिए इसके बाद है UN राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर तिरुवनंतपुरम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। अब इसको देखिए, अब इसकी कोई हिंदी नहीं होता बेटा। अब आपको बोला जा रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ही समझिए, उतना ही याद रखना है ना। इसके बाद देखिए हम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो, इन क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम यूनिट। इसका बाद मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात। तो ये है कुछ जहां से भी हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं, क्या है, स्पेस सेंटर्स एजेंसीज की बात हो रही, जहां से हम लॉन्च करते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल, देखिए लॉन्चिंग व्हीकल किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा भेजा जाता है इसमें, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल होगा, अलग अलग प्रकार के लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे PSLV, GSLV। अब उसमें हम क्या रखते हैं, उस लॉन्च व्हीकल में रॉकेट रखते हैं, ठीक है। रॉकेट नीचे प्रणोद करता है, नीचे फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल में बस हमने उसको रखा, अब रॉकेट गया ऊपर, उसमें जो भी हमको भेजना है उसको रख दिया यहाँ पे इसमें, ठीक है, वो इसमें है, ठीक है, वो गया। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। रॉकेट डिस्ट्रॉय हुआ, फिर जो में है वो पहुंच जाता है जिसके भी हमको कक्षा में स्थापित करना, वहां घूमेगा, फिर उसमें से कुछ जो पार्ट्स होंगे अलग निकलेंगे, फिर एग्जामिन के लिए फाइनल पार्ट जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़े। अब हम देखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल्स जो आपके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो टर्म पे नहीं जाना बेटा, टर्म पे जाएंगे तो एक क्लास पूरी चली जाएगी कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बस बेसिक समझिए, क्योंकि आपको मैं वैसे भी एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं। एक्स्ट्रा मीन्स जो आपके लिए जितना सिलेबस उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं। अगर हार्ड पेपर आ गया तो भी आपको मदद यहाँ पे मिलने वाली है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी में भी होगा बेटा, ठीक है। देखिए PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च क्या है? लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट। अगर उसको
ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना है। जो भी हमारे सैटेलाइट यानी उपग्रह है जो हम भेजते हैं उसको पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना है, तो हम इसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट मतलब हो जाता है इसका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण यान, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। इसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका देखिए जीएसएलवी, ये क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हेवियर पेलोड इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। जीएसएलवी का उपयोग भारत के नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के लिए भी इसका उपयोग किया। किसके लिए? नाविक, नाविक याद रखिएगा। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका देखिए LVM-3 मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, कैपेबल फॉर प्लेसिंग अप टू 4000 किलोमीटर इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड 8000 किलोमीटर टू लो अर्थ ऑर्बिट। इसका देखिए SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका है HRLV मतलब ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ह्यूमन रेटेड मतलब इसमें ह्यूमन को भी भेजा जाएगा, ठीक है। इस लॉन्च व्हीकल में ह्यूमन भी होंगे, है ना। तो कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है? अगर आपको ले जाया जाएगा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल में तो कौन कौन बच्चे जाने के लिए इच्छुक हैं? जल्दी से बताइए। इसरो का हेडक्वार्टर बताया ना बेटा, बेंगलोर में है, याद तो कराया मैंने। और डीआरडीओ का नई दिल्ली में। तो ये बस याद रखिए जो कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें हम रॉकेट को रखते हैं। रेडी है बिल्कुल? अच्छा, तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स है? PSLV, GSLV, SSLV, HRLV, ठीक है, LVM-3 याद रखिएगा। बस इतना याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए, बस हो जाएगा काम आपका, ज्यादा डिटेल में नहीं है। आई एम रेडी, बिल्कुल रेडी। चलिए रेडी है तो फिर अब सक्सेसफुल मिशंस की बात होगी। अभी हमने देखा इतना इसरो के बारे में बहुत कुछ जान लिया हमने, लॉन्चिंग सेंटर जान लिए कि जो स्पेस सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां से हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं देख लिया ना हमने। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, स्पेस सेंटर, इसके बाद हमने लॉन्चिंग व्हीकल्स देख लिए। अब सक्सेसफुल मिशंस की बात होगी, कौन कौन से मिशन सक्सेसफुल हुए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हो जाइए रेडी। चलिए तो हम बात करेंगे चंद्रयान 1। जब हम चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ, तो आप मुझे बताइए वो क्या एक दिन की मेहनत थी? नहीं, वो कई दिनों की, कई सालों की मेहनत थी। देखिए जब जब वो टारगेट था उस समय से समझिए 15 साल पहले से ही वो टारगेट निर्धारित कर लिया गया था कि हमको उस पर विजय प्राप्त करनी है चंद्रमा पर, है ना। तो देखिए उस चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कब? 22 अक्टूबर 2008। आप समझ लीजिए मतलब टारगेट हमारा 2008 से था, सफलता हमको प्राप्त हुई 2000 कब? 2023 में या 24 में? जल्दी बताइए कब प्राप्त हुई सफलता हमको? सुनीता विलियम्स कम बैक, हाँ बेटा ठीक है। समझ में आ रहा है ना वो कितना की मेहनत है। तो चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो भी ये है उनके बारे में पता करना, एग्जामिन करना, वहां के जीवन के बारे में, वहां कैसा जीवन है, ठीक है, वहां की जलवायु के बारे में, वहां कैसे स्टोन है, पत्थर है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। 23 अगस्त कब हुआ था ये चंद्रयान मिशन जो है सफल हुआ था? 2023, ठीक। हाँ बिल्कुल थे उस टाइम, क्यों नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। तो चंद्रयान ये इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन था, मतलब पहला लूनर मिशन था, चंद्रमा से संबंधित पहला मिशन चंद्रयान 1 था। लॉन्चिंग डेट 22 अक्टूबर 2008। लॉन्च व्हीकल किसका यूज किया? PSLV का यूज किया गया, PSLV C11। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया था। अब लॉन्चिंग सेंटर कौन सा था, कहां से लॉन्च किया गया था? तो था सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। ये सब मैं बताया ना। और उस समय हुआ क्या, ये मिशन जब हुआ ये तो पूरी तरीके से सफल तो नहीं रहा, लेकिन वाटर वॉज डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मतलब कि चंद्रमा की सतह पर पानी की को डिटेक्ट किया गया चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 के द्वारा। पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, है ना। ये हो गया। अच्छा ओके आयुष,
ये हो गया। अब बात करें चंद्रयान 2। अब पूरी तरीके से चंद्रयान 1 सफल नहीं रहा, चंद्रयान 2 की बारी। तो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 में। ठीक है, इसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल किसका यूज? जीएसएलवी। देखिए वो पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया, जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो चंद्रयान देखिए, याद रखिए चंद्रयान 1 मिशन में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1 याद रखिएगा। लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा, लॉन्चिंग व्हीकल याद रखिएगा, लॉन्चिंग सेंटर याद रखिएगा। उसी प्रकार चंद्रयान 2 की बात करें तो कब लॉन्चिंग डेट क्या है? 22 जुलाई 2019। लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी, लॉन्चिंग सेंटर वही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कंपोनेंट देखिए इसमें लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर था। लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर था। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर किसका नाम था? रोवर क्या था? रोवर था प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक है, तो चंद्रयान जो 2 मिशन हुआ उसमें क्या हुआ? जो विक्रम लैंडर था उसकी जो लैंडिंग हो गई मून के सरफेस पर, हार्ड लैंडिंग हो गई। ठीक है, हार्ड लैंडिंग हुई तो वो टूट गया। उसमें से क्या होना था? सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी उसके सरफेस पर, फिर वो खुलता, उसमें से प्रज्ञान निकलता और सरफेस को एग्जामिन करता, उससे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती यहां नीचे अर्थ पर, पृथ्वी पर, है ना। इसरो के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया, लेकिन जो लैंडिंग हो गई वो हार्ड लैंडिंग हो गई, है ना। मतलब समझिए जो अपना लैंडर था वो सही, मतलब लैंडर जहां तक गया जो उसके ऑर्बिट में घूमना, जब वो लैंडिंग हुई, वो जो लैंडिंग हुई वो हार्ड लैंडिंग हो गई। ठीक है, तो जो प्रज्ञान है उसमें से वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो है जो कनेक्शन है वो छूट गया। जो ऑर्बिटर लेकिन घूम ही रहा था, याद रखिए जो ऑर्बिटर है वो घूम ही रहा था, जो ऑर्बिट है उसमें, बस ऑर्बिटर से निकलकर क्या हुआ, जो लैंडर और जो जिसमें रोवर था वो गया सरफेस पे, तो वहां पे हार्ड लैंडिंग हो गई, जिससे कारण ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो लैंडर का नाम विक्रम, चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हो गई। अब जहां पे हार्ड लैंडिंग हुई उस पॉइंट को नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और ठीक है, और जहां पे हमने जो चंद्रयान 3 में जो मिशन सक्सेसफुल हुआ, जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसे नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा रोवर का नाम क्या था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसका क्या क्या टारगेट था, ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 2 का? टू स्टडी अबाउट द मून सरफेस, मून की चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नॉलेज अबाउट द जियोग्राफिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मून, मतलब वहां की भौतिकी और जो केमिकल वहां पे क्या क्या से हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बारे में जानकारी। वहां पे वाटर एक्सप्लोर करना और वहां पे कौन कौन से अन्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वहां जीवन संभव है नहीं, वहां की स्टोन कैसे हैं, वहां की कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये इसमें तो हार्ड लैंडिंग हो गई। अब बारी है सक्सेसफुल मिशन की। तो सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, ये लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023। ठीक है, और ये सफल कब हुआ? कब चंद्रमा के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई? ये हुई 23 अगस्त 2023 को। तो 23 अगस्त को ही हम क्या है, इंडियन स्पेस डे के रूप में मनाते हैं, याद रखिए 23 अगस्त। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंडियन स्पेस डे। भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त, याद रखिए। उसी दिन जिस दिन मिशन सक्सेसफुल हुआ उसी दिन से क्या है, इंडियन स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्पेस, नेशनल स्पेस डे या इंडियन स्पेस डे जो लीजिए, है ना। चलिए अब चंद्रयान 3 की बात करें तो लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023। लॉन्चिंग व्हीकल देखिए LVM3, लॉन्च व्हीकल M3। लॉन्चिंग सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कंपोनेंट देखिए लैंडर और रोवर का यूज किया गया। द ऑर्बिटर वाज नॉट यूज्ड दिस टाइम। ऑर्बिटर का यूज इस टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑर्बिटर तो ऑर्बिट में घूम ही रहा है ना। ठीक है, जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर स्टिल वर्किंग इन द मून ऑर्बिट एंड सेंडिंग डेटा, मतलब कि जो चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा था वो वहां ऑर्बिट में घूम ही रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। बस हमको उसके सरफेस में जाने के लिए किसकी जरूरत थी? लैंडर और रोवर की। तो लैंडर और रोवर, लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान ही। फिर से उसी मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए फिर से मेहनत की गई, है ना, फिर से मेहनत की गई और इस बार देखिए हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल। लैंडर का नाम विक्रम था जो चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए तैयार किया गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान था
जो चांद की सतह की जानकारी। अब होता क्या, ऑर्बिटर है, ऑर्बिट में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फिर एक ऐसी पोजीशन आएगी जब वो लैंड करेगा। तो लैंड जब करेगा सरफेस पे मून के, तो क्या हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से लैंडिंग हुई। अब वो जो लैंडर है उसमें से निकला प्रज्ञान रोवर, रोवर निकला, फिर सारी इंफॉर्मेशन गैदर करा। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि वो लैंडिंग हो गई हार्ड लैंडिंग, जिससे वो गया, जो कनेक्शन है वो इसरो से छूट गया उनका। ठीक है ना, क्लियर है, बोलिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए एक बार। नोट कर लिया, जल्दी से बताइए, नोट कर लिया या फिर? हाँ, वेरी गुड विनायक, आर्यमान। हाँ चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, इसके बाद हम बस अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है बेटा, स्टार्ट होने वाली है। हाँ वो रॉकेट ही होता है, जो जैसे कि जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है ना, वो रॉकेट ही आपका, जैसे यहां पे देखिए क्या है, LVM-3 रॉकेट, मतलब इसे भी क्या है, GSLV मार्क 3, जिसको हम उसी के नाम से भी जानते हैं, GSLV मार्क 3। ठीक है, तो ये खुद एक रॉकेट होता है, जैसे ये जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे ये देखिए, ये देखिए जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है यही रॉकेट है, यही तो जैसे ऊपर की ओर, ऐसा ऊपर की ओर गया, इसके बाद फिर वो क्या हुआ, थोड़ी दूर तक जाएगा, फिर वो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बाकी जो पूरी सैटेलाइट वगैरह उसको भेज दिया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल्स है ना। तो किस, वही तो लॉन्चिंग व्हीकल्स, मतलब किस रॉकेट के द्वारा इसको किया गया, PSLV-C11 हो गया। चंद्रयान 2 देखिए, GSLV मार्क 3, इसको भी GSLV मार्क 3, बस इसको थोड़ा अपग्रेडेड दिया गया था। ये हो गया, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। हाँ डीडी सर की क्लास 8:15 से है ना, तो चलिए उसके मैं 8 बजे तक आपको छोड़ दूंगा। हाँ 8 बजे तक, ठीक है। इसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 के बारे में बता दिया, तो सिंपल सा हमने प्रोसेस क्या समझा, सिंपल सा प्रोसेस हमने क्या समझा कि लॉन्चिंग सेंटर, जहां से जो भी है, जो भी मिशन है उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लॉन्चिंग व्हीकल देखा, ठीक है, जिस रॉकेट के द्वारा जो भी हमारे सैटेलाइट को भेजा जाता है, लॉन्चिंग व्हीकल्स, लॉन्चिंग व्हीकल्स में SSLV, PSLV, GSLV, ठीक है। इसका HRLV, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जिसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा आगे फ्यूचर में। समझ में आ रहा है ना। तो बस ये है हमारे लॉन्चिंग व्हीकल, रॉकेट्स, जिनका यूज हम करते हैं, इसके लिए, जिसका यूज हम करते हैं, जो मिशंस, जो सैटेलाइट्स हैं, जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जो मेन कंपोनेंट है उनको भेजने के लिए। ठीक है, अब देखिए मार्स ऑर्बिट मिशन, मंगलयान। अब मंगलयान मतलब समझिए, मंगल मतलब दूसरा ग्रह की बात हो रही है। अभी तक हमारा फर्स्ट लूनर मिशन क्या था, चंद्रयान 1। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी, मतलब कि पहला अंतरग्रही, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जो मिशन किया गया वो कौन सा था, मंगलयान। मंगलयान ये तो पहली बार में ही सफल रहा था बेटा। लॉन्चिंग डेट 5 नवंबर 2013। लॉन्च व्हीकल PSLV-C25, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। लॉन्चिंग डेट देखें, लॉन्चिंग सेंटर कहां है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो मैंने बताया मुख्य जो आएगा आपका लॉन्चिंग सेंटर, वो आएगा सतीश धवन, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा। मंगल की कक्षा में प्रवेश, ठीक है, तो कब हुआ, 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश। एंटरिंग द ऑर्बिट ऑफ मार्स 24 सितंबर, देखिए ये लॉन्च कब हुआ था, 5 नवंबर 2013 को, और एंटरिंग द ऑर्बिट ऑफ मार्स 24 सितंबर 2014 को। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में भारत मंगल पर विजय प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है, ठीक है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन इट फर्स्ट अटेम्प्ट। रेडी है? क्या लिखा हुआ बेटा, सर आपने 23, क्या कहना चाह रही है आराध्या?
आराध्या आप क्या कहना चाह रही, समझ नहीं आ रहा, बोलिए, क्लियर बोलिए। 23 लिखा हुआ है, कहाँ पे 23 लिखा हुआ है बेटा? ये तो 23 अगस्त तो लिखा हुआ है बेटा, 23rd। हाँ, ये तो बताया ना। अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट छूट गया बेटा। ये तो फर्स्ट कंट्री विच रीच द मून साउथ पोल सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ना, सॉफ्ट लैंडिंग, तो कौन सा देश है पहला देश? साउथ पोल पे है ना, चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर भारत। ठीक है, भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनना। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश, लेकिन अगर साउथ पोल की बात हो तो साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश है भारत। और नॉर्मल अगर बात करें कि चांद पर पहुंचने वाला मून पर, तो चौथा देश है। पहले देखिए सोवियत यूनियन, रसिया, फिर यूएसए, फिर चाइना, उसके बाद फिर भारत। ये देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। इसका तिरंगा पॉइंट कौन सा था? जहां पे चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग जो हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी। ठीक है, दिस द प्लेस वेयर द चंद्रयान 2 लैंडर हिट द लूनर सरफेस ऑन 7 सितंबर 2019। और शिव शक्ति पॉइंट जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, जो 2023 में हमारे जो मिशन सक्सेसफुल हुआ, कौन सा? चंद्रयान 3, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और उस पॉइंट पे जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, जहां पे हार्ड लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 2 की, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैंने बता दिया मंगलयान के बारे में। इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन हो गया ये, पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत, मंगल पहुंचने वाला पहला देश। इसका देखिए आदित्य L1, आदित्य L1 सुनो, आदित्य नाम से स्पष्ट है किससे रिलेटेड होगा? सन से रिलेटेड है ना। तो भारत का पहला सौर मिशन, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, कौन सा है? आदित्य L1। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C57 लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, SDSC श्रीहरिकोटा। सक्सेस कब सक्सेसफुल हुआ? 6 जनवरी 2024। तो आदित्य L1 मतलब सन से रिलेटेड अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अब इसके अंदर हमको नहीं घुसना है, लैंग्वेज पॉइंट क्या है, ये सब चीजें नहीं। जितना जरूरी आदित्य L1 इसके से संबंधित है, सन से रिलेटेड मिशन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए जो इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि हमारी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही बाकी देश की भी तो स्पेस एजेंसी होगी, यूनाइटेड स्टेट की, रसिया की, चाइना की, इसके बाद फिर जापान की, साउथ कोरिया, इसराइल, पाकिस्तान, फ्रांस। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको मैं यहां पे नोट कराऊंगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसको नोट कीजिए, सभी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। चाइना की CNSA, सब कुछ नोट कर लीजिए। इंडिया की तो इसरो पता है, जापान की जैक्सा। ये अगर आपने नोट कर लिया तो समझिए बहुत मदद मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। रेडी है सभी? बोलिए जल्दी से, रेडी है नोट करने के लिए? इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बाकी चीजें कल करेंगे। बाकी जो भी साइंस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, तो बेसिक साइंस की एक क्लास लूंगा, उसमें मैं बता दूंगा जो भी कॉन्सेप्ट होगा। नोट कर लिया? चलिए चलिए, क्या हो गया? ओके डन। लॉन्च व्हीकल मतलब समझिए, जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, जैसे जो SSL, क्या है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, ये खुद एक एक रॉकेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक रॉकेट है। अब इस रॉकेट में रख के, यही एक क्या लॉन्च व्हीकल ही एक रॉकेट है। समझिए सिंपल सी बात, अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, जो लॉन्च व्हीकल ही एक रॉकेट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, देखिए इधर।
अभी मैं, हाँ देखिए, ये जो लॉन्च व्हीकल है अलग अलग, ये PSLV है जैसे, ठीक है, ये SSLV, GSLV, ये सब है। ये खुद एक रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल ही होता है एक रॉकेट। और रॉकेट जो होता है एक प्रणाली है, मतलब समझिए नीचे फोर्स लगेगा, ऊपर अचानक से ऊपर, ठीक है, जितना नीचे प्रणोद जाएगा उतना ऊपर ही रॉकेट हमारा जाएगा, क्योंकि हमको पता है न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, ठीक है, जितना नीचे मतलब अपोजिट, पता है ना, प्रत्येक क्रिया के और क्या है, विपरीत बल लगता है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, पता ही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वही है। तो ये हो गया, ये जो व्हीकल्स जो व्हीकल है, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है, ये ही खुद यही क्या है, एक प्रकार के रॉकेट है। अब ये रॉकेट है तो ये नीचे लगाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, अब ये आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो हमको मेन जो भी चीज अंतरिक्ष में भेजना हो, सैटेलाइट हो, ठीक है, उसको इसके मदद से यहाँ पे रखकर भेजा जाता है। यही जो जो प्रक्षेपण यान है, यही रॉकेट है, इनकी मदद से जो भी हमको सैटेलाइट वगैरह को भेजना है, जहां भी वहां भेजा जाता है। क्लियर है सभी को? बताइए, सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट इतना। अब कंप्लीट तो हो गया, कंप्लीट की बाद बारी है किसकी? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि जितने भी अपने जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वही रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट होते हैं वो आपके एक प्रक्रिया है, मतलब प्रणोद, मतलब प्रणोद की प्रक्रिया, जिससे वो क्या थ्रस्ट होकर ऊपर जाता है अचानक से, नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। न्यूटन का लॉस वगैरह उस बेसिक साइंस में पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए हो जाइए रेडी, ठीक है। जो प्रैक्टिस के हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। रेडी है सभी? चलिए चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल अब आने वाले हैं। वेट कीजिएगा। चलिए, स्टार्ट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, बताइए जल्दी से क्या आएगा यहां पे? आंसर क्या आएगा जरा मुझे बताइए, कि दूध का घनत्व तो किस यंत्र के द्वारा, किसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं? दूध का घनत्व हो, दूध की प्योरिटी हो, चाहे क्वालिटी हो, बस तीन चीज, प्योरिटी, क्वालिटी और डेंसिटी मेजर करने के लिए है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल? स्पीड ऑफ व्हीकल मतलब कि वाहनों की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करना? गति की बात हो रही, स्पीड की मतलब स्पीडोमीटर। अगर डिस्टेंस कवर बाई टायर आएगा तो फिर ओडोमीटर, लेकिन यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है तो आंसर आएगा स्पीडोमीटर, ठीक है। चलिए, नोट करते चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, हर चैप्टर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल मजे आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मजे आने वाले आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे गतिमान हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर बाई बैरोमीटर? मतलब बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? बैरोमीटर का यूज रेन के लिए, हवा की गति के लिए, वायुमंडलीय दबाव के लिए, टेम्परेचर के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस कराता चलूंगा। तो बैरोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं? बैरोमीटर का हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब को माप करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मनोमीटर का ही बता दूंगा। हाँ, पीडीएफ वगैरह अपलोड करता चलूंगा बेटा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा पीडीएफ में अपलोड करता चलूंगा। पहले तो आपको लेक्चर देखना है और टेस्ट देना है, पीडीएफ में एक जगह अपलोड कर दूंगा, तो अभी 2-3 दिन रुक जाइएगा, फिर धीरे धीरे मैं पीडीएफ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अभी यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट इज द मेजर बाई एनीमोमीटर? एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? बताइए, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? ये जबकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब मुझे बताइए क्या मेजर किया जाता है? रेन, विंड स्पीड, टेम्परेचर या वायुमंडल दबाव? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं आएगा, रेन भी नहीं आएगा, ठीक है, टेम्परेचर भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, विंड स्पीड। हवा की गति को मेजर किया जाता है। और 4 का क्या आएगा बेटा? 3 का सी आएगा ना। 4 का क्या आ रहा है? देखिए, 4 का तो बी आ रहा है, 4 का तो बी आ रहा है ना, विंड स्पीड, ठीक है। हाँ, विंड स्पीड बेटा, हवा की गति को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब।
अच्छा ये बताइए मुझे, स्क्रीन क्लियर है कि इस क्वेश्चन को और मैं बड़ा कर दूं? ये क्लियर था? जैसा बोलिए, जैसा आप बोलेंगे उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। इसका है गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर। गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? गैल्वेनोमीटर का यूज होता है इसके लिए हीट रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, या फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। आपको तो बताया था ना, गैल्वेनोमीटर का यूज हम करते हैं कम विद्युत धारा, क्या है, स्मॉल इंटेंसिटी के करंट को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए। जो पढ़ा रहा हूं बेटा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है बिल्कुल उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा, है ना। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट याद रहेगा ना सभी को? याद रहना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं बेटा? फेदोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं? आदेश, इधर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, बाकी चीजें बाद में बताया जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, फेदोमीटर का यूज हम करते हैं अर्थक्वेक के लिए, रेनफॉल के लिए, समुद्र की, महासागर की गहराई के लिए, साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए तो नहीं करते, भूकंप के लिए भी नहीं करते, वर्षा के लिए भी नहीं करते, किसके लिए करते हैं? ओशियन डेप्थ, ठीक है, मतलब समुद्र की या महासागर की गहराई को मेजर करने के लिए हम फेदोमीटर का यूज करते हैं, और फेदोमीटर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। हु डिस्कवर्ड द मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है? मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, किसने खोजा? जल्दी से मुझे बताइए, किसने खोजा? डॉक्टर रोनाल्ड रोस, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, या फिर गोल्ड स्टीन? किसने बताया कि जो मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो क्या आएगा महेश? हाँ बहुत बढ़िया, डॉक्टर रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर ए। नोट करते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन नए लग रहे हैं, बिल्कुल जो आपको याद नहीं है, नए लग रहे हैं, बिल्कुल नोट कीजिए। ये भी आपके समझिए प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फाइनल प्रैक्टिस है ये। चलिए आगे बढ़े। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? बताइए, हमको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो डायनेमो के द्वारा नहीं। डायनेमो क्या करता है बताइए? डायनेमो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है बताइए? एटम बम क्या करता है? बात हो रही है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बैटरी। बहुत बढ़िया, क्या है? बैटरी आएगा बेटा, है ना, बैटरी। जब भी केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो तो बैटरी। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, किसने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की? तो इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपल सा थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आगे चलते चलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का। याद रहिए, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है। अब मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है, इसका आंसर मुझे दीजिए। इसका आंसर देने के लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट का समय। 30 सेकेंड का समय दे दूं क्या? चलिए 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। 1 मिनट का आपके पास समय है। चलिए इसको बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है, सही सही आंसर देना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, क्या मैंने पूछा? तिरंगा पॉइंट क्या है? है ना, जल्दी से बताइए। 37 सेकेंड लेफ्ट।
चलिए समय हो गया आपका समाप्त। ठीक है, बताइए अब मुझे तिरंगा पॉइंट कौन सा मैंने बताया था? दो क्वेश्चन यहां से याद करिए। तिरंगा पॉइंट है जहां पे चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका जो हार्ड लैंडिंग हुई थी, दुर्घटना स्थल था, द क्रैश साइट ऑफ चंद्रयान 2। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें हम चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है, सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, तो वहां पे उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? रेडियम की आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर मैडम क्यूरी? बताइए किसकी बात हो रही है? रेडियम। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार आयुष्मान, उज्जवल, बहुत तेज बच्चे हैं सभी, वेरी गुड बेटा। किसने किया था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किया था किसका आविष्कार? रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड वेब? WWW की खोज किसने की? याद रखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस के एग्जाम में आया है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था आपके, या तो यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम में या आरएमएस के एग्जाम में पूछा गया है कि WWW की खोज किसने की। जिसने भी यूपी सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस का एग्जाम दिया है उनको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसको किसको किसने किसने एग्जाम दिया था बताइए जल्दी से। दिया था ना एग्जाम? हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। हाँ, दिया था ना एग्जाम, देखिए। हाँ, टिम बर्नर्स ली, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन है हमारा, हु मेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? ठीक है, अब बताइए। हेडी लेमर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? किसने बनाया पहला एंटीबायोटिक, जरा मुझे बताइए। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? कौन बताएगा कि पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? कोई बता पाएगा? ऋतिक कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हेडी लेमर ने। और कोई? वरदान ए, महेश सी, अमित डी, आर्यमान सी, सी। हाँ, सी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पहला एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बता दीजिए, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज? किसने खोजा कि बैक्टीरिया रोग का कारण बनता है? जरा मुझे बताइए, किसने बताया कि बैक्टीरिया जो है रोग का कारण बनता है? जल्दी से, 30 सेकेंड का समय आपके पास, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी बताइए। हाँ, ठीक है, वो तो हो गया। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था ना। इसके बाद किसने खोजा कि बैक्टीरिया रोग का कारण बनता है? तो ऑप्शन, हाँ, ए 14 का ये, लुई पास्चर। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पोलियो वैक्सीन, आप देखिए, अब मैंने आपको बोला था वैक्सीन की जब बात हो कि टीकाकरण की खोज किसने की, वैक्सीन की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर। लेकिन यहां पोलियो वैक्सीन आ गया है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, जॉन एफ एंडस, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स निकोस, ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी, जोनास साल्क। अब मुझे बताइए, अब ये क्वेश्चन आ गया तो कौन बताएगा मुझे आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जोनास साल्क। हाँ, जोनास साल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, क्या है इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ टायर ऑफ अ व्हीकल? मतलब निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी टायर द्वारा तय की गई दूरी? तो ये तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या आएगा? ओडोमीटर।
ओडोमीटर का पता है ना सभी को, ओडोमीटर 17 का सी आ गया। पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क, याद रहेगा, इससे पहले भी हमने जोनास साल्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा था बताइए? नहीं, जोनास साल्क से रिलेटेड नहीं, आपको एक था उससे रिलेटेड कि किसने बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि किसने बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छरों से होता है? ये क्वेश्चन था ना? शिवम, बिल्कुल बेटा, आपका स्वागत है, लेकिन आप बहुत लेट हो चुके हैं, है ना? इतनी लेट से आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, कोई स्वागत नहीं करेगा फिर आपका, अगर ऐसे आप लेट करेंगे तो। ठीक है, किसने बताया? हाँ, बहुत बढ़िया, रोनाल्ड रॉस, बहुत बढ़िया रोनाल्ड रॉस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अब थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलते हैं, जल्दी जल्दी करें, चलिए फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टू यूज अ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के तापमान के लिए हमको टेम्परेचर मेजर करना, तो किसका उपयोग करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए? हम यूज करेंगे थर्मामीटर का, ऑप्शन नंबर डी। 18 का आंसर क्या है? हाँ हाँ बेटा, 8 बजे के आसपास चलेगी अभी क्लास। हम ऐसा करते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ठीक है? 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी 70 क्वेश्चन कल कर लेंगे, और उसका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन बेटा, इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना? चलिए अब आगे जल्दी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, टीवी की खोज किसने की? जीएल बेयर्ड, इवान सदरलैंड, थॉमस एडिसन या फिलिप दिहेल? किसने की? सिंपल सा है, जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड लिखवाया था ना, याद कराया था, जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की, टीवी की खोज की। हाँ, याद रखिएगा, जेएल बेयर्ड, ऑप्शन नंबर ए। जे 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 एल बेयर्ड। 19 का सी नहीं आएगा बेटा, थॉमस एडिसन कैसे आएगा? थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, विद्युत बल्ब की, याद रखिए, हर चीज का आंसर थॉमस अल्वा एडिसन और ग्राहम बेल नहीं होता, इतना याद रखिए, है ना? चलिए, ए नहीं है इसमें, ए नहीं है मतलब क्या नहीं है? जेएल बेयर्ड तो है ना बेटा, ए। हाँ हाँ, ए हाजिक सही है। पुष्पा शर्मा, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द डिवाइस डेट चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखिए, मैकेनिकल एनर्जी को हमको चेंज करना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो मैंने बताया डायनामो यानी जनरेटर, जब हम उसमें फ्यूल यानी डीजल डालते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली उत्पन्न करके देता है, तो क्या है वो? क्या आंसर आएगा जरा देखिए, तो इसमें है हमको मैकेनिकल एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, तो क्या आंसर आएगा जरा देखिए, तो थर्मोस्टेट या फिर टेलीप्रिंटर या फिर टेलीस्कोप या टरबाइन? टरबाइन, टरबाइन भी बिजली उत्पन्न करके दे रहा है, ये भी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा टरबाइन। ठीक है, टरबाइन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिस्मोग्राफ इज द डिवाइस दैट यूज फॉर मेजर ऑफ, मतलब सिस्मोग्राफ को वह उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या चीज के मापन के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए, एयर प्रेशर के लिए, या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए? बताइए, सिस्मोग्राफ डिवाइस जो साइंटिफिक डिवाइस है उसका यूज क्यों किया जाता है? क्या चीज को मेजर करने के लिए? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या आंसर आ गया? डी। हाँ, जिसको भी, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, वेरी गुड। बस आप क्वेश्चन को सुनते चलिए बेटा, कान लगाइए और सुनते चलिए, समझते चलिए, हर क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर से, क्योंकि हर क्वेश्चन तो यहां मिल ही जाएंगे। इतने सारी चीजें हमने अपने जो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम अभी प्रैक्टिस सीट में इतने सारे जो हमको मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको चैप्टर टेस्ट में, तो चैप्टर टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो यहां पढ़ रहे हैं उसी तरीके क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे। अब टेस्ट मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस हो गया काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
द डिवाइस डेट यूज टू सी ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, मतलब वह उपकरण जिसका उपयोग हम उन वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जिसे हम नग्न आंखों से, खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो कोई छोटी सी चीज है, जैसे कोरोना का वायरस हमको नहीं दिखता था, लेकिन हमारे मम्मी पापा बोलते थे बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है, छोटे छोटे वायरस, तो उसको हम किसके सहायता देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है, माइक्रोस्कोप तो आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी। 22 का ये हो गया। द डिवाइस इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, अब देखिए डेंसिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर। तो 22 का और 23 का दोनों का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें अब 24 और 25 कर लें जल्दी से, चलिए 24 25 क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्रामफोन, गायरोस्कोप, अमीटर या हाइड्रोमीटर? तो सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीटर का यूज करते हैं हम किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, अमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइडेड कन्वर्ट, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा, वो क्या करता है, जैसे कि उसका अपोजिट याद कीजिए, जो जनरेटर उसका अपोजिट, जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज, है ना, और जो ये करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट 26, हर चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलेंगे, मजा आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, इस डिवाइस टू यूज मेजर द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव द फिक्स लेवल, ये भी पढ़ाया है, जिस उपकरण का प्रयोग एक निश्चित स्तर से ऊपर क्या है, विमान की ऊंचाई मापने के लिए क्या, किसका उपयोग? अल्टीमीटर, याद कराया था अल्टीमीटर, तो क्या आएगा यहाँ पे? अल्टीमीटर आपका आंसर आएगा, अल्टीमीटर का उपयोग एक फिक्स लेवल से ऊपर क्या है, जो विमान है एयरक्राफ्ट का, हमको ऊंचाई याद करें तो अल्टीमीटर, अल्टीट्यूड याद कराया था ना, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, टॉरिसेली, या फिर पास्कल, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, मैंने पूछा कि बैरोमीटर जिसका उपयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार किसने किया, जरा मुझे बताइए। तो उसका आविष्कार किसने किया? टॉरिसेली। हाँ, पीडीएफ दे दूंगा बेटा मैं, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद। अभी मैं आपको टेस्ट अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। या आज अपलोड नहीं करूंगा मैं, कल की जो पूरा चैप्टर जब कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद टेस्ट अपलोड करूंगा। अब तो पूरा हमको लास्ट तक जीके ही पढ़ना है, जीके से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी कवर कर दूंगा मैं, जितने भी चैप्टर्स उसको कवर करूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, टेस्ट मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, लगभग समझिए 4 से 5 हजार क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। रेडी है ना सभी? चलिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टॉरिसेली ने, ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्या आ गया? बी। चलिए 28 और 29 देख लें। 28 देखें, एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाई, हवाई जहाज का आविष्कार, बचपन से सभी बच्चों को पता है कि हवाई जहाज का आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। जब आप आंख भी बंद करें तो उसका आंसर दे सकते हैं, है ना, आंख भी आपकी बंद हो तो आपसे पूछे एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, तो राइट ब्रदर्स। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन। आंख भी बंद किया हुआ सो रहे हैं, कोई उठा के भी पूछे तो बता देना है इन 3 क्वेश्चन का आंसर, कभी गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ओडोमीटर, स्पीडोमीटर का जो आंसर है, जो भी पूछे, कहीं भी सो रहे हैं फिर भी पूछे तुरंत बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहम बेल वाज द इन्वेंटर ऑफ, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, टेलीफोन। 29 का ये आ गया, हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरदर्शी। जैसे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, ताकि उसको बड़ा करके देख सके, जिसे हम नॉर्मल अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हमको देखने के लिए हम
सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। लेकिन अब कोई चीज दूर है हमसे, उसको देखना है, तो हम दूरदर्शी का, दूर की चीजों को पास देखने के लिए, है ना, इसका खगोल विज्ञान में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे तारे, नक्षत्र सब देखने के लिए दूरदर्शी का यूज कर। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कितने मिनट का समय बचा है? 7 मिनट का। तो हम ऐसा करेंगे 10 क्वेश्चन और कर लें, जल्दी से बोलिए। अगर आप रेडी हैं तो मैं 10 क्वेश्चन और करा दूं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर 60 कल कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जल्दी से बोलिए, अगर रेडी है तो मैं करा दूं, वरना 30 क्वेश्चन पे रोक दूं, क्योंकि अच्छे से हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा, ऐसी हर चैप्टर की करेंगे हम, तो बिल्कुल मजा तो आना ही है। करा दूं जल्दी से? चलिए फिर आगे करा देता हूं। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस का किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने, प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता कौन है? तो जे गुटेनबर्ग, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता कौन है? प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता है जे गुटेनबर्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो? रेडियो के आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार जे मार्कोनी, याद होगा आपको, जी मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, ये भी बताया मैंने। रेडियो का आविष्कार याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार याद रखिए, याद रहेगा सभी को। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 33 पे आ गए ना। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रथम उद्देश्य क्या है? पहला है फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, नहीं, ये तो ICMR का है। ठीक है, मेडिकल रिसर्च वाला है, ये नहीं आएगा। इसका देखिए, लिंक फार्मर एंड फार्मिंग विद साइंस, मतलब जो किसान है और किसान की जो खेती के तरीके हैं उसको विज्ञान से जोड़ना, साइंस से टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ये लग रहा है बिल्कुल। तोप खाने का अनुसंधान करना, रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ आर्टिलरी, ये भी नहीं है। बाहरी आक्रमण से बचाना, ये भी नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहां है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर DRDO का हिंदी में बताइए, इसरो का हिंदी में बताइए। तो इसरो का तो पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका क्या हो गया? DRDO, डिफेंस का मतलब रक्षा, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, एंड मतलब एवं, डेवलपमेंट मतलब विकास, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन, डिपार्टमेंट है मतलब ना, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद रखिए, मैं सभी बच्चों को बता दूं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, कुछ टर्म आपको इंग्लिश में ही याद करना है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद करें, तो हम मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ऐसा नहीं करते। डायरेक्ट फॉर्मूला PRT/100। तो आप देखिए, PRT तो इंग्लिश में है, लेकिन आपने याद किया, तो कुछ चीजें हमको ऐसी पता होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए, यहां पे पूछा मैंने कि DRDO का हेडक्वार्टर कहां है, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, DRDO का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा 35 पे करेंगे, वरना आपको लेट ना हो जाए। चलिए, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके लिए हो जाइए रेडी, बिल्कुल अच्छे से, ये हो जाइए रेडी। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज लोकेटेड एट? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जयपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अब मुझे बता दीजिए, ICMR की बात हो रही है, तो ICMR का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मुझे बताइए। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए, ये कर लिया हमने। कल हम क्या करेंगे, 36 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे 100 तक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन। कुछ कुछ तो ऐसे चैप्टर है जिसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको, समझिए। क्लास में रिवीजन में सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सारी चीजें रिवाइज, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, मजे से पढ़ेंगे और सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आज हमने 35 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके लिए 3 होमवर्क है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि ICMR
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इतने क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। और बिल्कुल आज की क्लास कैसी लगी सभी बच्चों को बताइए। जितने भी मैंने पढ़ाया, जितना भी टॉपिक पढ़ाया, साइंटिफिक डिवाइस, साइंटिफिक साइंटिस्ट के नाम, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, और जो साइंटिफिक डिवाइस है उनकी खोजकर्ता कौन है, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने किसकी खोज की, इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस, और जो साइंटिफिक डिवाइस उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब सारी चीजों को हमने कवर किया। जो स्पेस एजेंसीज हैं बाकी कंट्रीज की, मतलब सारी चीजें जो इस चैप्टर में कवर हो सकती थी हमने कर दी है। बाकी जो कॉन्सेप्ट बच जाएगा बेसिक साइंस में मैं कवर कर दूंगा। मजा आ गया ना सबको? इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे जीके के, ठीक है ना? तो शाम को भी आपकी क्लास होगी, तो देखते हैं, मतलब कि अशोक सर भी जो आपका जैसे साइंस वाला पोर्शन मैं ले रहा हूं, तो अशोक सर आपका जो हिस्ट्री पॉलिटी बेसिक वाला उस सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे शाम को, ठीक है ना? रेडी है सभी? मजा आ रहा है ना? चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।